नमस्कार साथियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय में को आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी। इससे पूर्व में हमने राजनीति विज्ञान के स्वरूप, क्षेत्र और परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत उसका स्वरूप कैसा था, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत उसका स्वरूप कैसा था, इन सब विषय पर चर्चा की। आज हम देखेंगे कि किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले है जो पद्धति परंपरागत दृष्टिकोण के जो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो थिंकर थे, जिन्होंने उपयोग में ली, वो थी ऐतिहासिक पद्धति। राजनीतिक संस्थाओं, सिद्धांतों, संगठनों, समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान के लिए उनके उद्गम और विकास का अध्ययन आवश्यक है, और इसी पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। किसी भी चीज़ की समस्या को समझने और उसके समाधान खोजने के लिए उस चीज़ की जो मूल उत्पत्ति है, जहाँ से वो उदित हुई है, और उसका किस प्रकार से किन किन स्टेप्स से उनका विकास हुआ है, इन सब का अध्ययन आवश्यक है। और इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में किया। तो इस प्रकार मैकियावेली, बोदा और मॉन्टेस्क्यू ने इस पद्धति का प्रयोग काफ़ी स्तर पर किया, जिस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि ऐतिहासिक पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए उसके शुरुआत से उसके जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे से देखना पड़ता है, तब जाके उस पद्धति का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से मैकियावेली, बोदा और मॉन्टेस्क्यू ने किया। जो दूसरी जो पद्धति हमारे सामने आती है उसका नाम है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति का ही भाग माना जाता है। यह अध्ययन पद्धति ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं, अपितु कथनों एवं आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित है। इस पद्धति द्वारा हमें एक आदर्श पहले स्थापित किया जाता है, फिर तर्क और कल्पना के माध्यम से उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, ग्रीन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। मुख्य रूप से आपको समझना होगा कि दार्शनिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें पहले एक माइलस्टोन सेट किया जाता है कि भाई इस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, और फिर उसके जो प्राप्त करने के जो साधन हैं उनको बाद में जुटाया जाता है कि ये उसको प्राप्त करने के लिए साधन रहेंगे। तो इसके जो प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। दार्शनिक पद्धति के जो प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं वो कौन कौन है? प्लेटो है, थॉमस मूर है, रूसो है, ग्रीन है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक पद्धति होगी जिसमें विषय के उद्गम से हम शुरुआत करते हैं। दार्शनिक पद्धति हो गई जिसमें प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो और ग्रीन प्रमुख विचारक हैं, और ये क्या करते हैं, पहले एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इसे हमें प्राप्त करना है, और फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको वो कल्पना द्वारा, आदर्श द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगली जो पद्धति है उसे कहते हैं तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में क्या होता है, इसमें अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, और इस पद्धति से अरस्तू ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अरस्तू जो राजनीति विज्ञान के पिता भी माने जाते हैं, उन्होंने इसी पद्धति से, जो तुलनात्मक पद्धति थी, इसके माध्यम से ही 158 संविधानों का वर्गीकरण किया और उनका अध्ययन किया, और क्रांति के कारण परिणाम और उन्हें रोकने के उपायों का भी निरूपण किया। जो क्रांति हो जाती थी संविधान के अंतर्गत, होने वाला छोटे से छोटा परिवर्तन भी वो क्रांति के रूप में मानते थे, तो उसका अध्ययन और निरूपण भी इन्होंने तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से ही किया। तो अरस्तू इसका प्रमुख प्रतिपादक हो गया तुलनात्मक पद्धति का। उसके अलावा डी टॉकविले, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस ने इस पद्धति को मुख्य रूप से प्रतिपादित करने का या मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयोग में लाए। अगली पद्धति है लीगल मेथड या विधिक पद्धति या कानूनी पद्धति के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। इस पद्धति के जो समर्थक विद्वान थे वो राज्य को कानूनी इकाई मानते थे। क्या मानते थे? राज्य एक कानूनी इकाई है, और राज्य का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना, उनकी क्रियान्विति करना है। जो कानून ही पद्धति या लीगल मेथड को जो यूज़ करते थे वो क्या मानते थे कि राज्य क्या है
एक कानूनी इकाई है और इसका मुख्य काम है राज्य विधि निर्माण करना और उसे क्रियान्वित करना तथा राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन या राजनीतिक संस्थाओं का जो अध्ययन है वो संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में ही करते थे। इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से विलोबी ने, डिगविट ने और विल्सन ने किया था। तो इसके प्रमुख प्रतिपादकों को आप ध्यान रखेंगे, जो जो पद्धतियाँ मैंने बताई हैं कि उनके प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन थे। तो विधिक पद्धतियाँ आपको समझ में आ गई होगी कि राज्य को एक कानूनी इकाई मानते थे और राज्य का जो प्रत्येक जो कार्य है वो क्या बताते हैं, विधि निर्माण का कार्य है, विधि निर्माण करेगा और उसको क्रियान्विति का कार्य करेगा। अगली जो इम्पोर्टेंट पद्धति है वो है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है जिसमें सामान्य निष्कर्ष पहले निकाल लिया जाता है और उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है तथा अवधारणा तो पहले से ही बना दी जाती है। सामान्य निष्कर्ष द्वारा एक अवधारणा पहले ही बना ली जाती है और तत्पश्चात पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों का संग्रह किया जाता है। यानी कि जो सामान्य निष्कर्ष या अवधारणा हमने बना ली है उसको वेरीफाई करने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कार्य तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। प्लेटो इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे और इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।